अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सम टिप्स टू इम्प्रूव योर राइटिंग। ऐसे राइटिंग चैलेंजेस एंड हाउ टू हैंडल देम। जी व्यूअर्स, अब ये जो राइटिंग स्किल्स होते हैं, ऐसे राइटिंग हो गया या फिर जैसे हम जो क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं वो राइटिंग हो गई। तो सीएसएस का जो एग्ज़ाम होता है वो प्योरली डिपेंड होता है एक अच्छी राइटिंग पे। एक अच्छा आपका मटेरियल होना चाहिए, स्किल्स होने चाहिए आपके पास कि आप किस तरह से आप अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं और जो एग्जामिनर है उसकी जो एक्सपेक्टेशन है उस तक आप कैसे पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर दें ताकि आप हमारे साथ कनेक्ट रहें और हमारे साथ जो भी हमारी अपडेट वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। जी व्यूअर्स, अब यहाँ पे मैंने जो ऐसे राइटिंग के चैलेंजेस हैं, जो ऑब्स्टैकल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ मैं आपको कुछ स्ट्रेटजीज़ बताऊँगी कि हम उनको ओवरकम कैसे कर सकते हैं। नाउ हियर आर सम चैलेंजेस टूवर्ड्स ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो स्टूडेंट्स को फेस करने पड़ते हैं। अब सबसे पहला जो इशू ये होता है कि स्टूडेंट को ये समझ नहीं आता कि मुझे स्टार्ट किस तरह से लेना है। जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ये भी एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है, हाउ टू गेट स्टार्ट, कि मुझे अपने जो आपका टॉपिक है आप उसको किस तरह से स्टार्ट लेना चाहते हैं। तो ये आपके लिए सबसे बड़ा इशू होता है कि जब आप एक फ्रेश स्टूडेंट होते हैं, बिगनर होते हैं, तो आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि मुझे किस तरह से इसका स्टार्ट लेना है। और फिर आप स्टार्ट लेने के चक्कर में आप उस चीज़ का स्टार्ट ही नहीं लेते, आप उसको स्किप कर देते हो कि हम इसको मतलब आप इसको डिले कर देते हैं कि आगे देखेंगे। तो ये आपके लिए सबसे बड़ा एक प्रॉब्लमैटिक कंडीशन होती है और सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो यहाँ पे आपने क्या करना होगा कि आपने स्टार्ट लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आप जितना भी लिख सकते हैं लेकिन आपने स्टार्ट लेना होगा। देन फिर आता है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कि आपके पास जो है सबसे बड़ा एक और प्रॉब्लम आ जाता है, वो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का, कि आप अपने आप में पुरएतमाद नहीं होते, आपको अपने ऊपर एक सेल्फ ट्रस्ट नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं आता कि आप मतलब किस तरह से इस चीज़ को टैकल कर सकते हैं। और आप अपने आप को डिग्रेड कर रहे होते हैं कि मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि आप वाक़ई नहीं कर सकते। क्योंकि जब आप ये चीज़ मान लेते हैं कि मैं नहीं कर सकता, तो फिर आपका जो वो मैसेज होता है वो माइंड को मिल जाता है और फिर वो पूरी बॉडी में आपको एक सिग्नल आ जाते हैं। फिर उस बेसिस पे आप अपने माइंड को कंट्रोल करते हो, उसको आगे की तरफ डाइवर्ट करते हो कि मैं नहीं कर सकता, और फिर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ, वाक़ई मैं नहीं कर सकता। तो आपने क्या करना है कि आपने अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, आपने अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखना है। आप अपने अंदर एक एतमाद लेकर आएँ कि मैं कर सकता हूँ, येस आई कैन डू इट, देन डेफिनेटली यू कैन डू इट, कि आप कर सकते हैं। आप में सफिशिएंट पावर होती है कि आप जिस तरह से चाहें, आप जो चाहें आप कर सकते हैं। आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करना होता है कि आपने अपने आप को एतमाद में लेना है, आप अपने आप पे ट्रस्ट करना सीखें। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि लैक ऑफ रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ये भी सबसे बड़ा इशू होता है हमारे स्टूडेंट के साथ कि वो कोई भी पैसेज पढ़ रहे होते हैं, किसी बुक की रीडिंग कर रहे होते हैं, तो उनको उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, उनको समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना है और मुझे किस तरह से इस पैराग्राफ को पढ़ना है। तो जब तक आपकी वास्ट रीडिंग नहीं होगी आप अच्छा मटेरियल नहीं लिख सकते। कि हाँ, जितनी आपकी अच्छी रीडिंग होगी आप उतना मवाद दे सकते हैं कि आपके जो फिर आइडियाज़ होते हैं फिर वो उस बेसिस पे एक क्रिएटिविटी आपके अंदर आ जाती है। आपका माइंड जो होता है वो अलग सिमत में, मल्टीपल वेज में, डायमेंशन में वो सोचता है। तो उसके लिए क्या करना होगा आपने, कि आपने अपनी रीडिंग हैबिट बनानी है। वो आज से ही आपने काम करना है। अगर आप सीएसएस के एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले क्या काम करना होगा कि आपने रीडिंग हैबिट बनानी है, कि जब तक आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी नहीं होगी आप अच्छा नहीं लिख सकते। तो आज से आप अपनी रीडिंग हैबिट को बनाएं और जितना आप पढ़ते हो आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें और फिर उसके जो मेन पॉइंट्स होते हैं आप वो साथ साथ लिखते जाएं कि इस पैसेज में क्या पूछ रहा है, इस पैसेज की क्या डिमांड है, क्या रिक्वायरमेंट है। उस हिसाब से फिर आप उसको अपने वर्ड्स में लिखें, कि जब आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे तो फिर आपके जो फिर आइडियाज़ होते हैं वो फिर जनरेट होते हैं, फिर आपका जो माइंड होता है वो काम करना स्टार्ट करता है। देन आता है नो कंसिस्टेंसी। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए, कि वो इस चीज़ को फेस कर रहे होते हैं कि वो कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं कर पाते। उनमें इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि अगर हम कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं करेंगे तो हमें उसका जो आउटकम है, जो रिज़ल्ट है, वो वैसा नहीं मिलेगा जिस तरह से वो चाहते हैं। कि जो इफ़ यू वांट
डिज़ायरेबल रिजल्ट्स, देन यू मस्ट फॉलो कंसिस्टेंसी। कि आपने क्या करना होगा कि आपने कंसिस्टेंसी से काम करना होगा, आपने कमिटमेंट करनी होगी, आपने डेडिकेशन के साथ अपना काम को पूरा करना होगा, तो फिर आप अपने टारगेट को मीट कर सकते हैं। कि जिस तरह से क्या करना है कि आप डेली कोई भी टॉपिक लें और उस टॉपिक के बारे में पहले आप थोड़ा बहुत पढ़ें। कि जब आप थोड़ा पढ़ेंगे तो फिर आपको और भी उसके जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं और जो आइडियाज़ होते हैं वो आपको मिलेंगे। देन फिर आप उसको अपने वर्ड्स में लिखें। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि फियर ऑफ फेलियर। ये भी एक क्या कह लें कि सबसे बड़ा जो मेजर जो ब्लंडर होता है ना CSS एग्ज़ाम में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, या कोई भी आप मिसाल ले सकते हैं अपनी लाइफ के हवाले से लें कि हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, कुछ ऐसी वजूहात होती हैं, तो हम क्या करते हैं कि हमारे अंदर पहले से ही उस चीज़ को मानने मतलब इस मान लेते हैं कि ये मैं नहीं कर सकता। तो फियर ऑफ फेलियर जो होता है वो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, आपके लिए एक सबसे बड़ी दीवार खड़ी कर देता है जिसको आप पार नहीं कर सकते। आपके अंदर में इतना खौफ आ जाता है कि मैं इस चीज़ को नहीं कर सकता। और जब आप इस चीज़ को काफ़ी बार अपने माइंड में आप रिपीटेडली कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, देन श्योरली वो आप काम नहीं कर सकते। कि पहले से ही आपने उस चीज़ को माइंड में रख लिया होता है, मान लिया होता है कि मैं नहीं कर सकता, तो फिर वो आपके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन बन जाती है। और फिर वो जो आप अपने टारगेट को मीट करना चाहते हैं तो फिर वो आप नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना है कि फ़ियर ऑफ जो फेलियर है उसको अपने मन से निकालना है। कि आप अपने आपसे ये कहा करें, इस टाइप की प्रैक्टिस करें कि मैं कर सकता हूँ, येस आई कैन डू, येस आई कैन डू। इस तरह से अगर आप कहेंगे तो वाकई फिर आपके जो माइंड होता है फिर वो उस तरफ डाइवर्ट हो जाता है, फिर आपका मतलब जो मैजिकल रिजल्ट्स होते हैं वो आपके सामने आते हैं। नाउ हियर इज़ अनदर पॉइंट एंड चैलेंजिंग फैक्ट टूवर्ड्स CSS एस्पायरेंट्स और बिगनर्स, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा एक इशू होता है आपके पास। जो एस्पायरेंट्स होते हैं वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, उनके लिए ये प्रॉब्लम होता है कि वो टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। और जब तक आप टाइम को मैनेज नहीं कर पाएंगे, आपका जो टारगेट होता है कि आपने जैसे कि जो CSS के एग्ज़ाम होते हैं वो आपको पता होता है कि 3 आवर का आपका ड्यूरेशन होता है वहाँ पे। तो पहले जो 20 मिनट्स हो गए आपके या 15 मिनट्स वो आपके MCQs में चले जाते हैं। देन फिर आपके पास कितना टाइम बचेगा कि मतलब 2-2.5 घंटे आपके पास होंगे। तो 2.5 घंटे जब आपके पास होंगे तो आपने उस हिसाब से अपने टाइम को पहले से ही मैनेज करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है कि मुझे इस टाइम में अपनी आउटलाइन भी बनानी है और अपने ओवरऑल जो भी अटैम्प्ट करने हैं क्वेश्चन उनको जस्टिफाई करना है, उनको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, पहले से ही आपने टाइम मैनेजमेंट के हवाले से आपने एक प्रैक्टिस करनी होती है कि आप वीकली ऐसे करें या वीकली उसके बाद फिर पहले स्टार्टिंग में तो आपने डेली करना होगा, उसके बाद फिर आप वीकली आ जाएँ, फिर मंथली आ जाएँ। उस हिसाब से फिर ये आपकी जो टाइम मैनेजमेंट एक प्रैक्टिस होती है वो आपको अपने अमल में लानी होगी। अब उसके बाद क्या है कि नो यूज़ ऑफ कोटेशन। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनका जो मटेरियल होता है वो ड्राई होता है, वो अपने मतलब एक रैंडम आइडियाज़ लेकर आते हैं और फिर उसी को ही वो उसे स्टार्ट लेते हैं कि वो कोटेशन वगैरह का कोई इस तरह से वो यूज़ नहीं करते। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँगी। अगर आप कोई डिश बनाते हैं, अगर आप उसमें अगर आप उसको स्पाइसी करना चाहते हैं तो उसमें फिर आप उसमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स आप उसमें डालते हैं, एक अलग चीज़ें, एक अलग मसाले होते हैं, अलग उसमें फ्लेवर आता है। तो आप क्या चाहते हैं कि भाई मेरा ऐसा टेस्ट हो इस तरह से जैसे सबको अच्छा लगे और पसंद आ जाए। फिर आप उसकी प्रेजेंटेशन की तरफ भी आते हो कि उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो भी कमाल होनी चाहिए। तो अब हम ऐसे की बात करें या आप CSS के जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी बात करें, तो उसमें अगर आप इस तरह से ड्राई मटेरियल यूज़ करेंगे, आप उसको फोकस नहीं करेंगे, आप ऐसे ही मतलब रैंडम आइडियाज़ लेकर आएंगे, तो जो एग्जामिनर होगा वो क्या सोचेगा। आपके माइंड में एक जैसे जो आइडियाज़ होते हैं वो एक ओवरलैप होते हैं, उसमें कंसिस्टेंसी नहीं होती, उनमें कोहेरेंस नहीं होगा। वहाँ पे अगर आप कोटेशन का यूज़ नहीं करेंगे तो क्या आपके ऐसे में आपकी राइटिंग में ब्यूटीनेस आएगी? नेवर, ऐसा कभी नहीं हो सकता। फिर क्या होगा कि जो एग्जामिनर होता है फिर वो उस हिसाब से आपको मार्क्स देता है और फिर आप कहते हो कि मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ। तो ये इस तरह से क्या करते हो कि आप अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। तो आपने क्या करना है कि आप अपना जो मटेरियल वहाँ पे प्रेज़ेंट करते हैं, जो लिखने जा रहे होते हैं, तो उसके लिए आपने पहले से प्रिपेयर होना होता है। आपको पहले से अपने राइटिंग स्किल्स पे काम करना होता है। तो ये फिर आगे मैं आपको थोड़ा बताऊँगी कि आपने किस तरह से काम करना है। जी व्यूअर्स, अब यहाँ पे ये मैं आपको थोड़ा-सा समझाऊँगी कि आपने शॉर्ट पैराग्राफ किस तरह से लिखना है और उसको किस तरह से आप बेहतर बना सकते हो। देखिए, सबसे पहले
यू हैव टू चूज़ एनी टॉपिक रैंडमली। आप कोई भी टॉपिक सिलेक्ट करें, पॉवर्टी हो, एजुकेशन हो, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट होगा, कोई भी टॉपिक आप ले सकते हैं। सबसे पहले आपने सोशल टॉपिक से स्टार्ट लेना है, क्योंकि वो काफ़ी इजी होते हैं समझने में, फिर आपके लिए काफ़ी आसानी होगी। तो जैसे कि हम पॉवर्टी यहाँ पे लेते हैं, तो आपने क्या करना है, इस टॉपिक के बारे में आपने थोड़ा सा नेट पे सर्च करना है, उसको स्टडी करना है। उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। देन क्या होगा कि आपके माइंड में आइडियाज़ जनरेट होंगे। आप जब उसको डेप्थ में सोचेंगे तो जो जो फिर आपके माइंड में आ रहा है, राइट डाउन विच कम्स इन योर माइंड, कि जो आपके माइंड में आ रहा है आप उन पॉइंट्स को लिखते जाएं। देन फिर आप उनको क्या करें कि रीअरेंज करें। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि टॉपिक सेंटेंस देना है। अब जैसे मैंने बात की कि हम पॉवर्टी की बात करें, तो पॉवर्टी क्या है कि पॉवर्टी इज़ द मदर ऑफ ऑल क्राइम्स, या फिर ये कहें कि पॉवर्टी इज़ द रूट काज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इश्यूज़ सच एज अनएम्प्लॉयमेंट, हेल्थ इश्यूज़, scarcity of basic resources, etc. And masses have been suffering from poverty for many decades in Pakistan. अब ये क्या हो गया कि आप इसका इसमें टॉपिक सेंटेंस भी आ गया और फिर आपने इसको एग्जांपल देके इसको जस्टिफाई भी कर लिया। तो इस तरह से आप अलग अलग टॉपिक्स लें और आप उनको थोड़ा बहुत इस तरह से लिखें। पहले टॉपिक सेंटेंस, आर्ग्यूमेंट, एग्जांपल। इससे फिर क्या होगा कि आपकी जो हैबिट होगी राइटिंग स्किल्स की वो बढ़ेगी। तो इस तरह से आपने करना है। तो मैं समझती हूँ फिर ऐसे ग्रेजुअली आपकी जो हैबिट होगी वो बढ़ती जाएगी और फिर इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। देन फिर आपने क्या करना है कि शॉर्ट ऐसे राइटिंग की तरफ आना है। पहले आपने पैराग्राफ बनाना सीखना है, उसको देखें। उसके बाद फिर आप पैराग्राफ की तरफ ऐसे राइटिंग की तरफ आएँ। लेकिन ये भी पहले आपने शॉर्ट ऐसे स्टार्ट करना होगा। अब उसमें क्या करना होगा कि इसमें भी आप पहले इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में जैसे कि 8 to 10 लाइन्स आपकी आ जाएंगी। देन फिर मेन बॉडी में फिर आपने काजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स, इसके फिर अलग अलग एक एक पैराग्राफ देना है। 2 पैराग्राफ आपके ये हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने शॉर्ट ऐसे लिखना है। देन फिर आप कंक्लूजन देंगे 3-4 लाइनों में या फिर 2 लाइनों में, जितना आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जो राइटिंग स्किल्स होंगे वो बेहतर हो सकते हैं। देन आपने लॉन्ग ऐसे की तरफ आना है। ऐसे आप जैसे पहले पैराग्राफ लिखेंगे, पैराग्राफ के बाद फिर शॉर्ट ऐसे, देन फिर जो आपके CSS के जो ऐसे होते हैं उसकी तरफ आएंगे। तो इस तरह से फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो इम्प्रूवमेंट है वो बढ़ती जाएगी और आप फिर एक्सपर्ट बन जाएंगे इंशाल्लाह। विश यू गुड लक। आई होप कि जो आज का लेक्चर है वो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्प रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।